पिछली वीडियो में हमने 1857 की क्रांति देखे थे और उससे भी पहले हम देख चुके थे कि जो हमारे स्थानीय शासक हुए थे और बंगाल में क्या हुआ। बंगाल में दुशासन लगाया गया। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आज का जो वीडियो है वो आदिवासी विद्रोह पर बात करेंगे इसमें। और ये इस श्रृंखला का चौथा वीडियो है आज। ठीक है। जो जनजातीय आदिवासी विद्रोह था इसकी कुछ विशेषता रही है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि हिंसात्मक स्वरूप हुआ करता था इसका। ठीक है, हिंसात्मक रवैया था। दूसरी चीज़, ये अपने क्षेत्र को लेकर लड़ते थे। और क्षेत्र इनका कौन सा था? क्षेत्र इनका था जंगल। ठीक है। इसके अलावा फिर इनकी कुछ अपनी परंपराएं होती थी। परंपराओं को लेकर युद्ध हुआ है, परंपराओं को लेकर विद्रोह हुआ है। इन्होंने अपने धर्म के खिलाफ, धर्म को मतलब बचाने के लिए भी इन्होंने संघर्ष किया है। इनकी कुछ मान्यताएं रही हैं, जैसे आप पढ़ेंगे तो मरीहा प्रथा रही है। कहीं राजा बनाने की व्यवस्था प्रथा एक रही है ना, पगड़ी पहनने की प्रथा। तो इन सब प्रथाओं का जब उन्मूलन होने लग गया तो तब इन लोगों ने विद्रोह का एक बिगुल बजाया था अंग्रेजों के खिलाफ। अब ये सब कैसे हुआ कि अंग्रेजों ने कानून लाए। लगभग 1870 के दशक की बात है। जब ये जंगल कानून लेकर आते हैं ना, तो जंगल कानून में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें प्रतिबंधित कर दी जाती हैं कि आपको अंदर नहीं जाना है, आपको लकड़ी नहीं बीनना है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने से क्या हुआ कि इनको थोड़ा सा अपने उस क्षेत्र पर, जिस क्षेत्र पर वो सालों साल से राज करते चले आ रहे थे, इनको ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से भगाए जाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें कहीं सड़क बनाने का काम, तो कहीं रेलवे बनाने का काम, रेलवे लाइन बिछाने का काम, ठीक है, कहीं फैक्ट्री लगाने का काम, कहीं खेती करने का काम, कुछ ना कुछ हो रहा था। और अगर ऐसा कुछ काम हो रहा है तो इसमें एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि इसमें ठेकेदार रहेंगे, ज़मींदार होंगे, अधिकारी होंगे, जिनके लिए ये लोग एक शब्द यूज करते थे। जो बाहरी लोग होते थे उनके लिए एक शब्द यूज करते थे लोग, दीकू नाम, दीकू शब्द होता था, इसको यूज करते थे बाहरी लोगों के लिए। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि अब दीकू में जो आते थे उसमें महाजन, ठेकेदार, जमींदार, अधिकारी ये सब होते थे। लेकिन इसमें जो दस्तकार, ग्वाले, स्थानीय राजा होते थे ना, ये दीकू नहीं होते थे। ठीक है। क्यों? उनको ये लगता था कि ये लोग कहीं ना कहीं इनके समर्थक हैं। किसके? आदिवासियों के। तो इसी विद्रोह पर हम बात करेंगे और इसमें हम कुछ प्रमुख आदिवासी विद्रोह की बात करेंगे। जैसे महाराष्ट्र का भील विद्रोह होता है 1820 से 1857 तक, जिसमें दशरथ, हिरिया, सेवरम जैसे लोग नेतृत्वकर्ता होते हैं। कारण इसका आर्थिक होता महाराष्ट्र क्षेत्र है, अंग्रेजों ने दमन किया होगा। ठीक है। संथाल विद्रोह है 1857 की क्रांति से जस्ट पहले हुआ है। 55-56 में हुआ। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव जैसे लोगों ने नेतृत्व दिया। आर्थिक शोषण इसका मुख्य कारण रहा। दामने कोह एरिया रहा, जो कि बिहार के भागलपुर से लेकर राजमहल क्षेत्र तक विस्तृत था। ठीक है। मुंडा विद्रोह है 1874 से 1900 के बीच में हुआ। बिरसा मुंडा नेतृत्व करते रहे। आर्थिक धार्मिक कारण रहा। दक्षिण बिहार का छोटा नागपुर क्षेत्र रहा, अंग्रेजों ने दमन किया। कोल विद्रोह भी है 1831-32 में। बुद्धू भगत इसके नेतृत्व करता। आर्थिक शोषण, छोटा नागपुर क्षेत्र अंग्रेजों द्वारा दमन हुआ। खोंड विद्रोह भी है जो कि 1846 से 1855 तक चला। इसमें चक्र विशोई नेतृत्व करता है। ये मरीहा प्रथा जो होती थी ना, यह मौर्या प्रथा, उड़ीसा में हुआ था। ये अंग्रेजों ने इसका दमन किया था। मौर्या प्रथा क्या थी? इसमें याद रखना, एक नरबली प्रथा होती थी। ठीक है। इसी प्रथा के उन्मूलन के खिलाफ ही इन लोगों ने क्या किया? विद्रोह किया था। और भी बहुत सारे विद्रोह हैं, जैसे सन्यासी विद्रोह हैं। कई बार पूछा गया है, पेपर में आया हुआ है ये प्रश्न। तो सन्यासी विद्रोह का समय 1763 से 1800 के बीच। शंकराचार्य के अनुयायी लोग थे, गिरी संप्रदाय के लोग थे। ब्रिटिश शोषण बंगाल में हुआ ये।
आनंद मठ का जो कथानक रहा ना वो इसी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831 के बीच में टीपू रहे हैं, इसके ब्रिटिश शोषण बंगाल में हुआ, टीपू शेरपुर का राजा बन गया इसमें। ठीक है। फराजी आंदोलन 1820 से 31 के बीच में हुआ है, हाजी शरीयतुल्लाह दाऊद टीटू मीर रहे हैं, ब्रिटिश शोषण बंगाल में हुआ। वहाबी आंदोलन 1820 से 1880 के बीच में हुआ, सैयद अहमद रहे हैं, धार्मिक कारण रहा, अनेक क्षेत्रों में हुआ ये, और यह आंदोलन मुसलमानों के लिए था भैया, खास करके ध्यान रखना है। और वहाबी आंदोलन जो है ना, और एक प्रश्न आता है कि वहाबी जो आंदोलन था वो उसका प्रमुख केंद्र, वहाबियों का प्रमुख केंद्र था पटना, बिहार में। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमको याद रखनी। फिर नामधारी आंदोलन भी है, 1863 से 72 के बीच में हुआ, बाबा राम सिंह कूका रहे, धार्मिक क्षेत्र पंजाब रहा है। ठीक है। इसके अलावा 19वीं शताब्दी के कृषक आंदोलन भी हुए हैं। तो कृषक आंदोलन में क्या रहा है, अब कृषक आंदोलन अगर हो रहा है तो इसमें किसान लोग अपनी भागीदारी दिखाएंगे, तो किसानों को क्या समस्या हो रही होगी भाई। देखिए, पहली बात तो लगान, जबरन लगान वसूली रहा है। ठीक है। मतलब कि अकाल पड़े, भुखमरी आए, कुछ सूखा पड़े, जो भी हो, बाढ़ आ जाए, लेकिन लगान में कोई माफ़ी नहीं होती थी, लगान देना ही पड़ता था। कहीं लगान नकद के रूप में देने के लिए विद्रोह हुआ, तो कहीं पे अनाज के रूप में विद्रोह हुआ, अनाज के रूप में अदा करने में विद्रोह हुआ। ठीक है। कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि लोग, किसान घर का अपना गांव छोड़कर निकल रहे हैं। तो और इनकी कुछ व्यवस्थाएं भी रही हैं, जैसे आप जमींदारी प्रथा को देख सकते हैं, है ना, जमींदारी इस्तेमारी, जिसको हम दूरदेशी प्रथा भी बताए हैं आप लोगों को, उसके उस इन सब चीज़ों को लेकर ये विद्रोह हुए हैं, कृषक आंदोलन हुए हैं। तो इन सब में जो प्रमुख आंदोलन है, जैसे नील विद्रोह है। नील विद्रोह कब हुआ भाई, 1859-60 में, 1857 के जस्ट बाद हुआ। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, जिनको हम विश्वास बंधु भी कहते हैं, बंगाल में हुआ था। किसानों का यह आंदोलन सफल रहा फिर भी। ठीक। पावना विद्रोह 1873 में हुआ था, इसमें ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, बंगाल में ये भी हुआ, आंशिक रूप से सफल रहा है। दक्कन उपद्रव भी हुआ 1875 1875 में, पूना जिले के किसानों को द्वारा नेतृत्व किया गया, आंशिक सफलता इसको भी मिली। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमको याद रखनी है। अब नील आंदोलन है, तो नील आंदोलन के बारे में थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है कि ये जो आंदोलन, नील है, किसान होते थे, इनसे जबरन नील की खेती करवा रहे थे अंग्रेज लोग, उसकी कीमत भी किसानों को देते थे। ठीक है। लेकिन किसान असंतुष्ट थे इस कीमत से, बहुत कम कीमत देते थे। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, गोविंदपुर गांव है जो कि बंगाल में है, इसमें उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया था। ये हिंदू पैट्रियट के संपादक हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी, जिन्होंने इस आंदोलन के लिए काफ़ी काम भी किया था। ध्यान रखना, दीनबंधु के नाटक है नील दर्पण में किसानों के शोषण का वर्णन किया गया। सरकार ने क्या किया, 1860 में टी सोनकार की अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया। तो नील आयोग का गठन कब हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो टी सोनकर की अध्यक्षता में 1860 में हुआ। इस आयोग में एक भारतीय सदस्य भी रहे जो कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के सदस्य भी रहे हैं, चंद्रमोहन चटर्जी थे। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना। 20वीं शताब्दी में किसान आंदोलन जो हुए हैं, उसमें संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन रहा भाई, 1918 में जो हुआ था। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय लोग रहे हैं। अवध और आगरा क्षेत्र में हुआ, इसको आंशिक सफलता प्राप्त हुई थी। ठीक है। इसके अलावा अवध किसान सभा का आंदोलन हुआ 1920 में। ध्यान रखना, बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में हुआ, अवध क्षेत्र में हुआ था, दमन कर दिया गया इस आंदोलन का। ठीक है। आगे एक आंदोलन है एका आंदोलन। जो एका आंदोलन है 1921-22 में हुआ। इसमें मदारी पासी और सहदेव 2 लोगों ने नेतृत्व दिया। हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर क्षेत्र में हुआ, इसका भी दमन कर दिया गया था। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक आंदोलन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, 1921-22 में हुआ, इन क्षेत्रों में बता दिए हम। इसमें याद रखना कि इसका मुख्य कारण था अत्यधिक लगान वृद्धि और गैर कानूनी रूप से किसानों से खेत छीनना था। पुलिस ने जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए इस आंदोलन का दमन भी किया था इसमें। ठीक है। अब हम देखेंगे, जब हम किसान आंदोलन पर भाई, बारदौली सत्याग्रह भी हमको पता होना चाहिए क्या था। तो बारदौली सत्याग्रह जो था, बारदौली तालुका है गुजरात में,
यहाँ पे सरकार ने 27% राजस्व में वृद्धि कर दी थी। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। और आपको पता होना चाहिए कि यहीं की महिलाओं ने, इस आंदोलन की सफलता के बाद यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी प्रदान की थी। इस आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही। मणिबेन पटेल हैं, शारदाबेन शाह हैं, मीठूबेन पेटिट हैं और शारदा मेहता जैसी महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, ये हमको याद रखना है। अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना होती 1936 में। और कहाँ होती? लखनऊ में होती। लखनऊ में इसका पहला अधिवेशन भी बुलाया जाता है। ठीक है, याद रखना। 1936 में इसका सम्मेलन होता है। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष है स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव रहे भैया प्रोफेसर NG रंगा। ठीक है, किसान सभा ने क्या किया? भारत में से ब्रिटिश शासन का उन्मूलन और भारत की स्वाधीनता को अपना लक्ष्य बनाया। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 1938 में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निदुब्रोल नामक स्थान पर प्रथम भारतीय किसान स्कूल खोला गया था। ये भी बात याद रखनी। और याद भी रखना है कि भैया 1942 में तक किसान आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन साथ साथ चल रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें इसमें रही हैं। अब हम इसमें आगे बात करेंगे, जो इसमें देखेंगे कि भारत में जो पुनर्जागरण होता है 19वीं शताब्दी, जो कि पुनर्जागरण का काल भी माना जाता है। ठीक है, तो ये 19वीं शताब्दी का जो पुनर्जागरण है, वो पुनर्जागरण आखिर है क्या? 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण जो है वो आखिर पुनर्जागरण क्या है भाई? पुनर्जागरण जो है ना, वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में सामने आता है। इसमें कुछ लोगों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इसके पीछे कुछ कारण होते हैं कि भाई पुनर्जागरण का जो उदय हुआ है उसके कुछ कारण है। तो कारण क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मेंस में प्रश्न आ जाए तो आपको लिखने में भी आसानी होनी चाहिए। तो पुनर्जागरण जो कारण है, वो पहला प्रमुख कारण है कि भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति, ठीक है, सामाजिक व धार्मिक स्थिति कुछ ऐसी रही है, इसलिए हुआ। ठीक, पहली चीज़ इसमें क्या है कि भाई अंधविश्वास के जाल में लोग जकड़ा हुआ था 18वीं शताब्दी का भारतीय समाज। इसमें क्या हुआ? कठोर जाति प्रथा पर आधारित था समाज। छुआछूत का ये लोग चरम तक पहुँच ही चुका था, छुआछूत की परंपरा, जिससे भारतीय समाज उच्च और निम्न दो वर्गों में बढ़ चुका था। समाज में सती प्रथा थी, कन्यावध है, विधवा अव्यवस्था है, पर्दा प्रथा है, शिक्षा जैसी ये सब कुरीतियाँ भी विद्यमान रहीं। इन्हीं कारणों से क्या हुआ? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता को महसूस किया गया। ठीक है, दूसरी चीज़ रही कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी था, क्योंकि आपको पता है कि 1813 के अधिनियम के द्वारा क्या हुआ? ईसाई मिशनरियों को भारत में आने का निमंत्रण दे दिया गया और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी अनुमति मिल गई थी। ठीक है, तो इसमें अब ये लोग बड़ी संख्या में यहाँ आएंगे तो निम्न वर्ग के हिंदुओं को इन लोगों ने क्या किया? ईसाई बनाना शुरू कर दिया। इससे हिंदुओं में एक प्रतिक्रिया हुई और सुधार का काम शुरू होता है। ठीक, तीसरी चीज़ है प्राच्यवादियों का प्रभाव। प्राच्यवादियों का क्या प्रभाव है? प्राच्यवादी जो लोग थे वो प्राचीन भारतीय संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे। इसमें भारतीय इतिहास है, धर्म है, दर्शन है, कला है, इन सब का इन लोगों ने अध्ययन भी किया और इसका क्या किया? प्रकाश में लाने में योगदान भी दी। तो इससे क्या हुआ? भारतीयों में आत्मगौरव, आत्मसम्मान की भावना जागृत हो जाती है। ठीक है, फिर अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव कुछ देखने को मिलेगा। भाई लोग पढ़े लिखे होंगे, जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में इसका प्रभाव देखने को मिल जाता है। ठीक है, और इससे नए वर्गों का उदय होता है जिसको हम मध्य वर्ग बोलते हैं, है ना। ठीक है, फिर इसके अलावा फिर अब इसमें हम जब ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कारण के रूप में, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कुछ समाज सुधारक लोग हैं हमारे यहाँ। जैसे प्रमुख समाज सुधारक के रूप में हम नाम लेते हैं राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय जिन्होंने बंगाल में अपना नेतृत्व दिया है, इसी कारण इन्हें भारत के नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, और आधुनिक भारत का पहला महान नेता भी कहा जाता है। ये बात भी हमको ध्यान में रखनी है। फिर इनका पहला ग्रंथ है, फारसी भाषा में लिखा गया, नाम है तोहफत उल मुहिद्दीन, एकेश्वरवादियों को उपहार, जिसका हिंदी अनुवाद है। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल भी बताया गया। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी भैया। उद्देश्य था कि राजा राम मोहन राय की मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में सुधार करना। इन्होंने समाज सुधार और शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिए थे। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के बारे में
हमको थोड़ा सा जान भी लेना चाहिए कि राजा राम मोहन राय कौन थे भाई, क्या थे, इनका जन्म कब हुआ था। तो देखिए इनका जन्म जो हुआ ना 1774 में बंगाल में हुआ, पहली बात। दूसरी चीज़ ये हमने बता दिया, पहला फारसी भाषा में जो ग्रंथ लिखा गया इनका तोहफतुल मुहिद्दीन था। 1817 में क्या हुआ, डच घड़ी साज डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की। 25 में क्या हुआ, कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 28 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 29 में इन्हीं का प्रयास रहा कि सती प्रथा को निषेध किया गया, उसके लिए कानून लाया गया। ठीक है, फिर 1830 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय जो था उसने उन्होंने क्या किया, इन्हें राजा की उपाधि दी और इन्हें इंग्लैंड भेजा। अंत में क्या होता है, 1833 1833 में इंग्लैंड में इनकी मृत्यु होती है और वहीं हिंदू परंपरा के अनुसार इनका दाह संस्कार भी कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम अगर राजा राम मोहन राय के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ब्रह्म समाज क्या है। फिर ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 में। 33 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु होती है, तो उसके बाद इसका नेतृत्व आता है द्वारकानाथ टैगोर के हाथ में। केशव चंद्र सेन की उदारता के कारण ब्रह्म समाज में फूट पड़ जाती है भैया। 1865 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने इन्हें आचार्य के पद से हटा भी दिया। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के प्रयासों से सरकार 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट पारित कर दिया। ठीक है, 78 में क्या होता है, भारतीय ब्रह्म समाज में फिर से फूट पड़ जाती है और केशव चंद्र के अनेक अनुयायी मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। अध्यक्ष बने कौन, आनंद मोहन बसु। तो कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया तो थोड़ा सा हमको इसको ध्यान में रखना भी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए कुछ संस्थाएं हैं, उसके संस्थापक हैं। तो भाई ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय रहे हैं। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन और साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक रहे आनंद मोहन बसु और उनके सहयोगी रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमको याद रखनी है। ठीक, अब अगर हम सुधार आंदोलन की बात करें तो इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी नाम होना चाहिए क्योंकि ज़रूरी है। तो इन्हें विद्यासागर कहा जाता था विद्वता के कारण। समाज सुधार के क्षेत्र में इनका सबसे बड़ा काम क्या रहा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिलवाई। ठीक है, इन्हीं के प्रयास का नतीजा रहा कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। स्त्री शिक्षा के विकास में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने बेथुन स्कूल के निरीक्षक की हैसियत से 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना भी की। ठीक है, इसी में एक यंग बंगाल आंदोलन, इसके नेतृत्व करता है हेनरी विवियन डेरोजियो का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो कि आधुनिक पाश्चात्य विचारों से प्रभावित थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या किया कि हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, तो किसने कहा है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा है, और अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, एक और है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज क्या भाई, इसके देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक जो रहे ना, प्रार्थना समाज, इसके संस्थापक कौन है, तो इसकी स्थापना हुई 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की है। 69 में महादेव MG रानाडे और RG भंडारकर जैसे लोग इसके सदस्य रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें याद रखनी। अब अगर देख लें तो MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे नाम है इनका, वास्तविक संस्थापक थे और इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात, तो महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है, तो याद रखना भैया MG रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक है, इसी में एक सोसाइटी है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके बारे में देखें तो इसकी स्थापना हुई है 1875 में, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। और रूसी महिला हैं, नाम है HP ब्लावर्सकी, और एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी हैं HS अलकॉट ने मिलकर न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी। संस्थापक 1879 में भारत आते हैं और मद्रास के पास में अडयार नामक स्थान पर इन्होंने क्या किया, 1882 में मुख्यालय स्थापित किया। 93 में एनी बेसेंट शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने अमेरिका गई हुई थी। 1907 में एनी बेसेंट जो हैं उनको थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, 1898 में फिर से एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में
मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। ठीक है, फिर इसके अलावा आर्य समाज की बात करेंगे तो आर्य समाज क्या है भाई? आर्य समाज के संस्थापक हैं 1875 में 1875 में, ध्यान रखना, इसकी स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मुख्यालय इन्होंने लाहौर में बनाया, कब? 1877 में। ठीक है, ध्यान रखना 77 में मुख्यालय बना लाहौर में। ठीक है, इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। छुआछूत, जन्म मूलक जाति व्यवस्था, बाल विवाह, इन सबका इन्होंने विरोध किया था। इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, याद रखना। 1874 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ हिंदी में प्रकाशित भी किया था। ठीक है, इसके अलावा फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया। इसमें क्या हुआ कि इसके माध्यम से इन्होंने हिंदू, ईसाई, मुसलमान जो बने थे ना, उनकी इच्छा से उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाया गया। 1886 में लाला हंसराज हैं जो कि लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, जो 1889 में कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर 1902 में मुंशी राम हैं जो कि स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। ठीक है, इसी के साथ रामकृष्ण मिशन भी है। रामकृष्ण मिशन के बारे में क्या है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, 1893 में करीब, है ना। इसमें याद रखना प्रमुख शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के। 93 में ये अमेरिका जाते हैं, शिकागो के प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं और इनका भाषण सब चलता, सबने, आप लोगों ने सुना होगा, इनका भाषण सुनकर सबने तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत भी किया था। और याद रखना ये चीज़ कि पश्चिमी देशों के लिए लोग इनको साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया कहकर बुलाते थे। वो लोग साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था? तो ये भैया स्वामी विवेकानंद को कहा जाता था। ठीक है, 1897 में इन्होंने बड़ा नगर मतलब बारानगर में रामकृष्ण मठ जैसी संस्था की स्थापना की। 99 में बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में एक मठ बनाया इन्होंने। ठीक है, तो हम रामकृष्ण मठ, अब रामकृष्ण मठ क्या है भाई? रामकृष्ण जो मठ है ना, एक ऐसी योग्य आदर्श सन्यासी तैयार करते हैं जो धर्म प्रचार के मुख्य आधार होते हैं। दूसरी चीज़ एक है रामकृष्ण मिशन, समाज सेवा पुस्तकों के द्वारा स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। एक चीज़ हमको ये ध्यान रखनी, अब हम देख लेंगे थोड़ा सा परमहंस मंडली क्या है। तो परमहंस मंडली की बात करें 1849 में आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में परमहंस मंडली की स्थापना की। अन्य प्रमुख सदस्य जो देखेंगे तो दादाबा पांडुरंग रहे और बालकृष्ण जयकर रहे। एकेश्वरवाद विश्व बंधुत्व की अवधारणा में पर आधारित था ये, या ईसाई धर्म के अनुष्ठानों की नकल करते थे। तो इससे क्या हुआ, जनता को संदेह होता है और 1860 में परमहंस मंडली को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे मालाबारी प्रस्ताव। मालाबारी प्रस्ताव क्या है भाई? हिंदू कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करवाने के लिए बम्बई के पारसी थे बहराम जी एम मालाबारी नाम है उनका। ठीक है, वो आगे आते हैं और 1884 में इन्होंने लघु पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें इन्होंने हिंदू कन्या के विवाह की उम्र को कम से कम 12 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा था। इसी को हम मालाबारी प्रस्ताव बोलते हैं। तो मालाबारी प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो ये है भैया हिंदू कन्याओं के विवाह की उम्र से संबंधित है। ठीक है, 1891 में वायसराय की परिषद ने प्रस्ताव रखा गया, अंततः ये न्यूनतम अवस्था बिल पारित भी हो जाता है। हिंदू कन्या के विवाह की न्यूनतम उम्र 12 वर्ष रख दी जाती है। ठीक है, बीजी तिलक ने इसका विरोध फिर भी किया था, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। एक है शारदा एक्ट, बहुत पढ़े होंगे हम, 1929 में आता है। इसमें क्या हुआ, अजमेर के निवासी हैं हर विलास शारदा नाम है इनका, याद रखना भाई। बाल विवाह निषेध कानून बना जिसे शारदा एक्ट कहते हैं। इसके अनुसार क्या हुआ, विवाह के समय बालक की आयु होनी चाहिए 18 साल और लड़की की उम्र होनी चाहिए 14 साल से कम बिल्कुल नहीं चाहिए, मतलब 14 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें रही हैं। अब हम इसके साथ में अब हम
मुस्लिम सुधार आंदोलन भी देखेंगे भाई। मुस्लिम सुधार आंदोलन देखेंगे तो एक आंदोलन आपको ध्यान में आएगा, अलीगढ़ आंदोलन। इसके प्रवर्तक जो हैं सर सैयद अहमद खां रहे हैं। ठीक है, ये पाश्चात्य संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने बताया है, क्या बताया भाई, कि इन्होंने बताया कि भाई कुरान में ऐसी कोई भी बात नहीं जो मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने या पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने से रोक सके। ठीक है, ये कुछ चीज़ें इनकी रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमको ध्यान में रखना। तो हम अब देख लेंगे थोड़ा सर सैयद अहमद खां के बारे में। क्या भाई, कि 1817 में दिल्ली में इनका जन्म होता है। 1839 में आगरा कमिश्नरी में नायब मुंशी के पद पर रहते हैं ये। 41 में मुंसिफ की परीक्षा पास करते हैं। मुंसिफ के रूप में मैनपुरी में नियुक्ति मिलती है, उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। 57 का विद्रोह होता है, इसमें बिजनौर में सदर आमीन के पद पर रहते। 1864 में गाजीपुर में एक साइंटिफिक सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना गाजीपुर में 1864 में किसने की थी, तो सर सैयद अहमद खां ने की थी। बाद में इनका कार्यालय जो है अलीगढ़ में स्थानांतरित हो जाता है। साइंटिफिक सोसाइटी का काम क्या था, काम था भैया अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करना। 75 में क्या हुआ, इन्होंने अलीगढ़ में अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो कि 1878 में कॉलेज बना और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस और 1888 में इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की। 1898 में इनकी मृत्यु हो जाती है अलीगढ़ में। ये अपने विचारों का प्रचार प्रसार तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका से करते हैं। तो तहजीब उल अखलाक पत्रिका किसकी है, तो ये भैया सर सैयद अहमद खां की पत्रिका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक है देवबंद आंदोलन। ये क्या भाई, देवबंद आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक जो थे मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही रहे हैं। इन्होंने देवबंद में, देवबंद कहाँ है, सहारनपुर, ठीक है, याद रखना, स्कूल खोला। इसका उद्देश्य रहा कि मुस्लिमों के लिए धार्मिक नेता प्रशिक्षित किया जाए। देवबंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य संस्कृति पूरी तरह वर्जित रही। ध्यान रखना, इस आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे। एक तो था भैया मुसलमानों में कुरान हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना, और दूसरा ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध जिहाद, जिहाद मतलब धर्म युद्ध की भावना को जीवित करना रखना था। ठीक है, देवबंद आंदोलन जो है ना अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था। ध्यान रखना, दोनों के विचार भी अलग अलग थे। ठीक है, देवबंद आंदोलन के ने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया था, लेकिन अलीगढ़ आंदोलन ने क्या किया, कांग्रेस और हिंदुओं का विरोधी था ये। ठीक है, ये हमको याद रखना। एक हमको और याद रखना, अहमदिया आंदोलन भी है। ये क्या है भाई, इसके प्रवर्तक हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद, नाम याद रखना है। पंजाब में कांदियान नामक स्थान से 1889 में यह आंदोलन शुरू होता है। आंदोलन उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इन्होंने अपने ग्रंथ बहरीन ए अहमदिया में अपने सिद्धांतों का वर्णन किया। 1891 में क्या होता है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अपने आप को मसीह उल मऊद अर्थात मसीहा घोषित किया। 1904 में इन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार भी घोषित किया। नाम क्या था इनका भैया, नाम याद रखना, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ठीक है, तो हमें ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि जैसे हम देख लेंगे ना कि स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जाधव थे। 1910 में इन्होंने की थी, किसकी स्थापना की थी इन्होंने की थी बहुजन समाज की स्थापना की थी 1910 में। ये क्या था, बहुजन समाज ब्राह्मण विरोधी और कांग्रेस विरोधी था, ध्यान रखना भाई। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। महाराष्ट्र में कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसमें इन्होंने पाखंडी ब्राह्मणों, उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। 1843 में एक्ट 5 ने भारत में गुलामी मतलब दास प्रथा को गैर कानूनी बना दिया था। अब एक प्रश्न आपसे पूछा जाए कि दास प्रथा को जब गैर कानूनी बनाया गया तो उस समय भारत में वायसराय कौन था। ठीक है, तो आपको ये वायसराय नहीं, भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो आपको बताना होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि एक शब्द है जैसे अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता। तो ये किसने कहा था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है, अच्छा, भारत में समाचार पत्रों का अब इतिहास देख लेंगे भाई।
इतिहास क्या भाई, समाचार पत्रों का इतिहास। तो समाचार पत्रों का अगर इतिहास देखेंगे तो इसका मतलब क्या था, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि समाचार के माध्यम से लोगों में क्या होगा, जन भावना को बढ़ाना था। लोगों मतलब जन भावना को प्रसारित करने का काम इन्हीं के माध्यम से हुआ। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, लोगों के मन में जो राष्ट्रवाद की भावना रही उसको बढ़ाने का भी, प्रसार करने का काम, उसको प्रसारित करने का काम भी इन्हीं पत्रिकाओं ने ही किया है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, जो भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है उसमें भी इसकी बड़ी अच्छी खासी भूमिका होती है। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखना है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसको जाता है। तो सबसे पहले 1557 में 1557 में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया, क्या, पहली पुस्तक छापी थी इन्होंने। ठीक है, भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का श्रेय जाता है जेम्स ऑगस्टस सिक्की को, जो कि 1780 में बंगाल गजट नाम से प्रकाशित करते हैं। लेकिन कंपनी की सरकार की आलोचना होती है तो प्रेस को क्या कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। 1818 में ब्रिटिश व्यापारी थे जेम्स सिल्क बर्किंघम ने कलकत्ता जनरल का संपादन भी किया था। ठीक है, अच्छा, बर्किंघम ही ऐसा पहला प्रकाशक था जिसने प्रेस को जनता के प्रतिबिंब के स्वरूप में प्रस्तुत करता है। इसे प्रेस का आधुनिक रूप का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये बात भी हमको याद रखनी है। तो हम कुछ समाचार पत्र के बारे में देख लेते हैं भाई। जैसे 1780 में बंगाल गजट है, जेके हिक्की कलकत्ता से अंग्रेजी में निकला। 18 में दिग्दर्शन निकला, मार्शमैन थे कलकत्ता से बंगाली में। 1821 में संवाद कौमुदी है, राजा राम मोहन राय थे कलकत्ता से निकला बंगाली में। 22 में मिरातुल अखबार है, राजा राम मोहन राय कलकत्ता से फारसी में। 1853 में हिंदू पैट्रियाट गिरीश चंद्र घोष और हरीशचंद्र मुखर्जी रहे, कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में निकाला गया है। ठीक है, इसके साथ में सोम प्रकाश 1859 में हरीश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा कलकत्ता बंगाली भाषा में। इंडियन मिरर 1861 में देवेंद्रनाथ टैगोर मनमोहन घोष कलकत्ता अंग्रेजी भाषा में निकाला गया। 1861 में फिर टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी प्रेस है, बम्बई से अंग्रेजी में निकला। ठीक है, 1868 में अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष शिशिर घोष हैं कलकत्ता से बंगाली भाषा में। अमृत बाजार पत्रिका याद रखना, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात इसने अपनी भाषा को परिवर्तित भी कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। बंग दर्शन 1873 में निकाला गया, बंकिम चंद्र चटर्जी रहे कलकत्ता से बंगाली भाषा में निकला। हिंदू 1878 में निकाला गया, वी राघवाचारी के द्वारा मद्रास से अंग्रेजी भाषा में निकाला गया। फिर बंगाली एस.एन. बनर्जी हैं कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में निकाला गया। ठीक है, युगांतर भी एक रही है 1906 में, बारेंद्र घोष भूपेंद्र दत्त पंत रहे जो कि संपादक कलकत्ता से बंगाली भाषा में निकला। 1910 में प्रताप गणेश चक्र विद्यार्थी कानपुर से हिंदी भाषा में निकला। गदर 1913 में निकला, लाला हरदयाल के द्वारा निकाला गया। सैन फ्रांसिस्को से अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में निकला है ये। फिर कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का है, 1914 में बम्बई से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में। 1914 में न्यू इंडिया एनी बेसेंट बम्बई अंग्रेजी भाषा में निकाला गया। 1919 इंडिपेंडेंट, ठीक है, मोतीलाल नेहरू रहे इलाहाबाद से अंग्रेजी भाषा में निकला है। ठीक है, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, ये तीनों महात्मा गांधी के द्वारा निकाले गए, याद रखना। इसमें नवजीवन और यंग इंडिया अहमदाबाद से निकले हैं और जबकि हरिजन जो है पुणे से निकाला गया। याद रखना, यहाँ पे नवजीवन गुजराती में था, अंग्रेजी में रहा यंग इंडिया और हिंदी में हरिजन पत्रिका का संपादन किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में एक चीज़ याद रखना, गांधी जी के द्वारा साप्ताहिक पत्र जो हरिजन था ना, पहला अंक निकाला गया 11 फरवरी 1933 को पूना के यरवदा जेल से निकाला जाता है। ठीक है, 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय उर्दू में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र प्रारंभ करते हैं जो कि दैनिक पत्र था, और इसके अतिरिक्त ये अंग्रेजी में दी पीपुल नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन शुरू किया था। ठीक है, 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर से गदर का प्रकाशन पहला अंक शुरू हुआ उर्दू में। ठीक है, ये पत्र अंग्रेजी में भी निकला, हिंदी में निकला, गुरमुखी में भी प्रकाशित होता था। उद्देश्य था भारतीय सेना में विशेषकर सिखों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध बगावत की भावना को पैदा करना था। ठीक है, ये भी आपका एक टॉपिक कवर हो गया आज। अब हम इसके आगे देखेंगे गवर्नर और गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल देखेंगे ना, तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव का सबसे पहले
देखेंगे 2 कार्यकाल होता है 1757 से 1760, फिर 65 से 67 तक। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है ये, ठीक है। फिर 65 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय से संधि करता है ये, बक्सर युद्ध हमने बता रखा है पहले ही। 65 में बंगाल में द्वैध शासन शुरू करता है। 66 में घोषणा करता है कि दोहरा भत्ता उन सेना अधिकारियों को नहीं दिया जाएगा जो बंगाल और बिहार सीमा के क्षेत्र से बाहर सेवा दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये रहा कुछ। वॉरेन हेस्टिंग्स आता है जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनता, द्वैध शासन को समाप्त करता। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को स्थापित कर देता है। रेगुलेटिंग एक्ट आता है इसी के समय में, जिसने मुगल सम्राट को मिलने वाली जो 26 लाख की पेंशन थी ना, उसको रोक देता है भाई, ठीक है। इलाहाबाद कड़ा में मुगल बादशाह से लेकर 50 लाख रुपए में अवध के नवाब शुजाउद्दौला को बेच भी दिया इसने। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। 73 में बनारस की संधि होती है, कब? अवध के नवाब से होती है 1773 में। 73 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आता है ना, इसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की जाती है, जिसके अधिकार क्षेत्र के दायरे में कलकत्ता के सभी लोग शामिल होते हैं। कलकत्ता के बाहर विवादों का निपटारा होता था कहाँ? यह अदालत तभी करती थी जब इसके लिए दोनों पक्ष सहमत होते थे, ठीक है, याद रखना। पहला आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय में हुआ है। सालबाई की संधि इसी के समय में हुई है, ठीक है। 1781 में हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए एक मदरसे की स्थापना करता। 1781 में कहाँ पे? कलकत्ता में। इसके ही समय में 1782 में जोनाथन डंकन जो है ना, इन्होंने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। और याद रखना 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी सर विलियम जोन्स ने जो की थी वो इसी का समय था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें रही हैं। फिर हम आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि कई सारे सुधारों के लिए जाना जाता है, कानून की विशिष्टता के लिए अपने जाना जाता है इसे, ठीक है। इसमें हमें ये चीज़ें याद रखनी। कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस संहिता कॉर्नवालिस ने किया, जो शक्तियों के पृथक्कीकरण पर ही आधारित था, ठीक है। एक चीज़ इसमें ध्यान ये रखना है, इसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं कि इसने क्या क्या काम किया था। फिलहाल हमको ये भी ध्यान रखना है कि इसने भारतीय न्यायाधीशों के अध्यक्षता वाली जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया और यूरोपीय अदालतों की स्थापना करी थी। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। इसने उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति बंद कर दी, ध्यान रखना भैया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 90 से 92 के बीच में, श्रीरंगपट्टनम की संधि करता है, यही उस समय गवर्नर जनरल होता है बंगाल का। 93 में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं कि 1/11 भाग अपने पास जमींदार रखते थे, बाकी 10/11 भाग दे देते थे, ऐसा होता था, ठीक है। फिर आता है जॉन शोर 1793 से 1798 के बीच में, ठीक है। 93 में चार्टर एक्ट आता है। तटस्थ नीति का पोषक है सर जॉन शोर, ठीक है। हस्तक्षेप नीति के लिए प्रसिद्ध है ये, लेकिन इसने केवल अवध के मामले में हस्तक्षेप किया था। सर जॉन शोर नाम है इसका। फिर आएगा भैया लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली जो कि 1798 से 1805 के बीच में रहा, अपनी सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध है ये। नीतियों का लक्ष्य इसने जो बनाया वो था ब्रिटिश प्रभुसत्ता को स्थापित करना, ठीक है। सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्यों में कंपनी एक सहायक सेना अपने पास रखती थी और संबंधित राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति भी की जाती थी। हालांकि वेलेजली से पहले भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले ने भी किया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले सहायक संधि का प्रयोग भारत में डुप्ले ने किया था, ठीक है। फ्रांसीसी व्यक्ति है ये, याद रखना। और सहायक संधि जो डुप्ले वाली थी उसको सबसे पहले स्वीकार करने वाला था अवध, लेकिन अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला था सबसे पहले हैदराबाद। दोनों में अंतर भी हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें इसके समय में रही हैं। और एक चीज़ और याद रखना, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय में होता है और जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर कॉर्नवालिस आते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस फिर से आते हैं 1805 में, यहीं पर इनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। 3 महीने के बाद ही गाजीपुर में इनका क्या है, इनकी कब्र भी है, ठीक है। अब आते हैं सर जॉर्ज बार्लो। 1805 में आता है। हस्तक्षेप की नीति और कड़ाई से इसने पालन भी किया। इसी समय में होलकर के साथ संधि होती है, राजपुरा घाट की संधि। तो एक प्रश्न ये आपको आपसे पूछा जा सकता है कि राजपुरा घाट की संधि
कब हुई थी भैया, ये किसके किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी भैया 1805 में, और जॉर्ज बार्लो रहे हैं, और इसमें एक और रहा होल्कर। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय में होता है। ठीक है। फिर आता लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में अगर देखेंगे तो लॉर्ड मिंटो प्रथम जो कि 1807 से लेकर 1813 तक रहा है, इसके समय में कुछ घटनाएं हुई हैं। चार्ल्स मेटकाफ को महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा, अमृतसर की संधि होती है 1809 में। फिर ठीक है, इसी के समय में 1813 का चार्टर एक्ट आता है, इसी ने बुंदेलखंड और नागपुर के विद्रोहों को समाप्त भी किया था। ठीक है। फिर एक है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स को देखेंगे, इसके बाद हम वीडियो समाप्त कर देंगे। ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक है। ये है कौन भाई? मेन बात ध्यान रखना, इसके समय में इसने भी हस्तक्षेप नीति का इसने अंत किया और राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास करता है। ये आंग्ल नेपाल युद्ध होता है इसी के समय में, 14 से 16 के बीच में गोरखा युद्ध लड़ा गया जो। इसके समय पिंडारियों का दमन होता है। जॉन मेलकॉम ने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की उपमा दी थी। किसने दी थी? जॉन मेलकॉम महोदय ने दी थी। इसके समय में पेशवा की संधि होती है, 1817 में सिंधिया के साथ संधि करता है, 1818 में होलकर के साथ मंदसौर की संधि। तो ये सारी संधियां जो हुई ना, इनको थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना। इसके शासनकाल में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत होती है 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इसके आगे देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा और लंबा वीडियो हो जाएगा तो देखने में मज़ा भी नहीं आता। ठीक है। फिलहाल अब इसके आगे हम कल देखेंगे। आज की वीडियो बस यहीं समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।